दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूं, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। इसी हफ्ते आदित्य चोपड़ा की फिल्म वार 2 रिलीज़ हुई। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, लिंगू भाई वगैरह वगैरह। तो इस फिल्म के निर्माता आदि चोपड़ा को ये उम्मीद थी कि ये फिल्म हिंदी में कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और ट्रेड को भी ऐसी ही उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, क्योंकि अगर फिल्म चलेगी तो ट्रेड चलेगी, फिल्म नहीं चलेगी तो ट्रेड वाले क्या करेंगे बेचारे। लेकिन इस फिल्म ने ऐसा बिजनेस किया कि भाई साहब सबको गश आ गए। जो इस फिल्म का निर्माता है आदि चोपड़ा, उसको तो बेचारे को गश आ ही गए। लिंगू भाई और टकले ऋतिक को भी गश आ गए, क्योंकि उनको भी इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और जो ट्रेड पंडित हैं उनको भी गश आ गए। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म पहले दिन बिजनेस करेगी 50 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन बिजनेस हुआ सिर्फ 28 CR नेट। दूसरे दिन छुट्टी थी, ग्रोथ हुई और बिजनेस हुआ 42 CR। लेकिन तीसरे दिन फिल्म ने नीचे आना शुरू कर दिया, यानी कि सैटरडे को बिजनेस हुआ सिर्फ 24 CR का, और संडे को भी बिजनेस हुआ सिर्फ 24 CR का, यानी कि संडे छुट्टी होने के बावजूद भी बिजनेस बढ़ा नहीं। कहने का मतलब यह है कि 4 दिन के वीकेंड का बिजनेस हुआ नेट 118 CR, और मंडे को यह फिल्म पूरी तरह खड्डे में गिर गई, बर्बाद हो गई। मंडे का बिजनेस हुआ सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी सर्किट में अब इस फिल्म का लाइफ टाइम नेट बिजनेस होगा 150 टू 160 CR। और क्योंकि इस फिल्म को बहुत भारी भरकम 450 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, तो ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी कि ये फिल्म बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई। आदि चोपड़ा ने ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी, लेकिन ये फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी बड़ी डिसास्टर हो गई है। तेलुगु फिल्मों का बटला एक्टर लिंगू ऐसा मान रहा था कि वो आने वाले वक्त का हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उसका सपना चकनाचूर हो गया। अब उसको पता चल गया होगा कि उसका हिंदी फिल्मों में कोई फ्यूचर नहीं है। इसी फिल्म की बर्बादी के साथ बॉलीवुड में लिंगू भाई का करियर भी बर्बाद हो गया है हमेशा के लिए। 2 दिन पहले जन्माष्टमी थी और पूरे मुंबई में दही हांडी का खेल खेला गया। ऐसे ही एक फंक्शन में पहुंची महाफ्लॉप जानवी कपूर, और जानवी कपूर ने वहां वही किया जिसकी उम्मीद पब्लिक नेपो किड से क्या करती है। जानवी कपूर बहुत जोर से चिल्लाई, भारत माता की जय, और दही हांडी को फोड़ दिया। बताओ, कोई जानवी को बताए कि भाई ये जन्माष्टमी थी, भारत माता की जय का यहां कोई लेना देना नहीं था। दही हांडी फोड़ने के लिए भारत माता की जय नहीं बोली जाती मैडम। अबे यार, ये बॉलीवुड के बच्चे कितने बड़े अनपढ़ नालायक हैं। इनको दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है, कहीं भी कुछ भी बकवास कर देते हैं, बात खत्म। कंगना दीदी ने फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कंगना दीदी ने कहा है कि जो हमारे बाबा हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो लड़कियों को ये कह रहे हैं कि भाई लिविंग में नहीं रहना चाहिए, शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बाबा ये कह रहे हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग भी बाबाओं को गालियां दे रहे हैं वो एक नंबर के बेवकूफ है। हकीकत यह है कि वाकई ही लड़की को शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। अब बताओ, ये बात कह भी कौन रहा है? कंगना दीदी, कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले, कुछ तो सोच लिया करो। ये तो वही कहावत हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर कोई और लड़की ये बात कहे तो समझ में आती है, लेकिन आप ये बात कहें, ये कैसे हो सकता है? आपको तो पता ही है कि आपके अब तक कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये आपने ऑन कैमरा खुद ही दुनिया को बताया है कि आपके कौन कौन बॉयफ्रेंड्स थे। ये आप खुद ही बता चुकी हो कि कितने लड़कों के साथ आप लिविंग में रह चुकी हो। तो जो काम आप खुद कर चुकी हो, जिस काम की आप प्रोफेसर हो, उस काम को दूसरी लड़कियों को करने से मना कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। ऐसा ना किया करो, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। आप क्या कर चुकी है वो तो याद कर लिया करो कम से कम। सिद्धार्थ और जानवी की एक फिल्म आ रही है परम सुंदरी। मैंने अपने पिछले वीडियो में उस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू किया था और मैंने कहा था कि मैं अभी से कुछ बता नहीं सकता कि सिद्धार्थ का कितना स्टारडम है और इस फिल्म को कैसी ओपनिंग लगेगी। लेकिन उस रिव्यू के नीचे लोगों ने बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स किए
किसी ने कहा कि यार आपको शर्म नहीं आती सिद्धार्थ को हीरो कहते हुए। किसी ने कहा कि जानवी कपूर की फिल्म कोई क्यों देखेगा, जानवी तो महाफ्लॉप है, महापनौती है। किसी ने कहा कि सिद्धार्थ में एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है। किसी ने कहा कि सिद्धार्थ की शक्ल ही एक्टर वाली नहीं है, सिद्धार्थ की शक्ल है सिर्फ और सिर्फ करण जौहर का बॉयफ्रेंड बनने की। बहुत लोगों ने मेरे डायलॉग्स यूज करके कहा कि सिद्धार्थ के पड़ोसी भी उसकी फिल्म नहीं देखते, सिद्धार्थ का नाई धोबी कसाई हलवाई भी उसकी फिल्म नहीं देखता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सारे कमेंट्स पढ़ के मेरी समझ में आया कि सिद्धार्थ बहुत ही निगेटिव है, जानवी कपूर तो निगेटिव है ही, और इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को कोई ओपनिंग नहीं लगने वाली। लेकिन फिर मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया और मैंने पूछा कि कितने लोग सिद्धार्थ की इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहते हैं। सिर्फ 20% लोगों ने कहा कि हां हम इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहते हैं। यह परसेंटेज वो है कि मैं किसी भी फिल्म को पूछूं, उसमें कोई भी नॉन एक्टर ना हो कि भाई आप इस फिल्म को थिएटर में देखोगे क्या, 20% लोग यही कहेंगे कि हां हम इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे। तो सर्वे रिजल्ट से और लोगों के उन कमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिद्धार्थ की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, जानवी कपूर की तो फैन फॉलोइंग है ही नहीं। सिद्धार्थ की बीवी कियारा की फिल्म वार 2 भी बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई। बहुत लोगों ने वार 2 में कियारा के रोल को लेकर कमेंट्स किए और वो कमेंट्स बिल्कुल सही है। बहुत लोगों का कहना यह है कि कियारा उस फिल्म में बहुत ही गंदी दिख रही थी, कियारा कहीं भी उस फिल्म में हीरोइन लगी ही नहीं, कियारा की जोड़ी कहीं भी पूरी फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ अच्छी नहीं दिखी। और यह बात मैं भी मानता हूं कि कियारा उस फिल्म में बहुत ही गंदी दिखी है। कियारा ने 2 पीस नहीं पहनना चाहिए था, 2 पीस पहन के बहुत ही बच्ची दिखी है, बहुत ही गंदी दिखी है। यह बहुत ही गलत काम किया है कियारा ने। तो वो फिल्म भी इतनी बड़ी डिसास्टर हो गई है कि थोड़ा बहुत अगर उसका कुछ बेनिफिट मिलता सिद्धार्थ को तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मैं आज ही कह सकता हूं कि यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। डायरेक्टर मुर्गा दास ने बुढ़ऊ की फिल्म सिकंदर को डायरेक्ट किया था, फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और अब मुर्गा दास ने एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं सलमान के खिलाफ। मुर्गा दास ने कहा है कि मैं उस फिल्म को सही से बना ही नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है फिल्म चलनी ही नहीं थी, फिल्म का फ्लॉप होना तय था। मुर्गा दास ने यह भी कहा कि हम पूरा दिन सेट पर बैठे रहते थे, सलमान शूटिंग के लिए नहीं आता था। सलमान डेली शाम को 9 बजे के बाद ही शूटिंग करने के लिए आता था। तो अगर कोई सीन दिन का होता था तो उसको भी रात को ही शूट करना पड़ता था। और पूरी फिल्म को इंडोर शूट किया गया है, आउटडोर तो शूट किया ही नहीं गया है, क्योंकि सलमान आउटडोर जाते हुए बहुत डरता था। सलमान को ऐसा लगता था कि बिश्नोई का कोई भी गैंगस्टर आके उसको मार देगा। तो मुर्गा दास का कहना यह है कि उसने पूरी कोशिश की उस फिल्म को अच्छा बनाने की, लेकिन सलमान ने इतने अड़ंगे डाले, सलमान की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि वो उस फिल्म को अच्छी नहीं बना पाया। मतलब मुर्गा दास का कहना यह है कि अगर सिकंदर फिल्म फ्लॉप हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान की वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं हुई। अब मैं मुर्गा दास से कहना चाहता हूं कि भाई साहब मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन आप भी झूठ बोल रहे हैं। यह आपको फिल्म शुरू करने से पहले ही पता था कि सलमान को धमकी है, सलमान बहुत डरता है, सलमान आउटडोर शूट करने नहीं जाएगा। सलमान जब भी शूट करने के लिए आएगा तो 100-150 गार्ड्स के साथ ही आएगा और शाम को अंधेरा होने के बाद ही आएगा, क्योंकि दिन में उसको और ज्यादा डर लगता है। और आपको पता ही है कि जिस दिन आपने ये फिल्म शुरू की थी मैंने उसी दिन कह दिया था कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, क्योंकि एक आदमी जो इतना डरता है कि शूटिंग भी इंडोर ही करता है, आउटडोर नहीं करता, एक आदमी जो इतना डरता है कि इंडोर शूट करने के लिए भी जाता है तो 100-150 गार्ड्स लेकर जाता है, उसको 100 गुंडों से लड़ते हुए 100 गुंडों को मारते हुए पब्लिक कैसे देखेगी। लेकिन मुर्गा दास साहब आपको पता है कि उससे पहले आपने 3 बड़ी फिल्में बनाई थी बड़े स्टार्स के साथ, वो तीनों डिसास्टर हो गई थी, तो आपके पास भी कोई चारा नहीं था। आप भी ये सोच रहे थे कि 3 बहुत बड़ी डिसास्टर देने के बाद भी अगर आपको सलमान की फिल्म मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है, इस फिल्म को आपको बनाना चाहिए, चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो अब सलमान को क्रिटिसाइज करने से भाई साहब कुछ हो नहीं सकता। बॉलीवुड से बाहर के लोगों को बॉलीवुड के बारे में कुछ पता नहीं। जब मैं कहता हूं कि भाई ऋतिक पैच पहनता है, रणबीर कपूर पैच पहनता है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप तो झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे मेरे भाई यही सच है। वो जो आलिम टकला है ना, आलिम टकला, वही है जो इन सबको पैच पहनाता है। मैं आज आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो एंड में बहुत सारे नाम आते हैं,
वो उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ ना कुछ किया है। तो जब फिल्म एनिमल खत्म होती है और क्रू के नाम आने शुरू होते हैं तो देखिए वहां ये नाम भी आता है। क्लियरली लिखा है कि भाई रणबीर कपूर को जो विग्स पहनाई है, जो पैचेस पहनाए हैं, वो इस कंपनी ने पहनाए हैं। तो भाई साहब हकीकत यही है कि बॉलीवुड में 95% हीरो टकले हैं। वो जो आप जुल्फे देखते हो ना, एक से एक कमाल की जुल्फे, वो सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, समझ रहे हो। बॉलीवुड में एक दिन में 72 घंटे मिठाई बांटने वाली एक लड़की है जिसका नाम है आरजे महविश। ये हमारे यूपी के कानपुर की है, बहुत ही पहुंची हुई लड़की है। अब इसने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया है कि जो इसका बैग है ना, वो भी 5 लाख रुपए का है और इसने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है जो 70-80 लाख की है। बात यही खत्म नहीं होती, इसने दुबई में भी एक घर खरीद लिया है। क्या क्या पहला लग्जरी बैग मैंने ले लिया। कितने का? एलवी, गुच्ची, कौन सा वाला है? रेट पड़वा दीजिए आप। एलवी है 5 लाख का। हाँ, वो ले लिया मैंने पहला। दूसरा मैंने पहली गाड़ी ले ली डिफेंडर। बस, और मैंने एक घर ले लिया दुबई में। अब आप में से कोई इससे ये पूछे कि मैडम आपने वो कौन सा काम किया है जो करके ये इतने सारे पैसे कमा लिए हैं? ना तो आप दीपिका हो, ना तो आप कटरीना हो, ना तो आप करीना हो, तो ये पैसे आए कहां से? अब आरजे महविश तो ये आपको नहीं बताएगी कि उसके पास ये पैसे कहां से आए, लेकिन मैं बता सकता हूं। इस लड़की ने मिठाई का बहुत ही कमाल का शोरूम खोला हुआ है भाई साहब। इसके शोरूम में रसगुल्ले, कलाकंद, चमचम, सब तरह की एक से एक मिठाई मिलती है भाई साहब। और ये अपने यार दोस्तों को अपने शोरूम में मिठाई खिलाती रहती है। तो जाहिर सी बात है, जब मिठाई खिलाएगी तो पैसे तो आएंगे ना। तो फिर दुबई में घर खरीदो, लंदन में घर खरीदो, अमेरिका में घर खरीदो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। सही जा रही हो महविश जी, सही जा रही हो। अच्छा, कमाल यह है कि 99% लड़कियां दिमाग से पैदल हैं। इनकी समझ में यही नहीं आता कि ये खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रही हैं। आप जरा सोचिए कि महविश अगर ये कहती है, आरजे महविश, कि मैंने दुबई में घर खरीद लिया है, मैंने इतने की गाड़ी खरीद ली है, मैंने इतने का पर्स खरीद लिया है, तो उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल रही है। जब ये लड़कियां दुबई जाती है तो भाई साहब 7 स्टार होटल का फोटो डालती हैं कि देखिए मैं इस 7 स्टार होटल में हूं। उसकी समझ में यह नहीं आता कि दुनिया को यह पता चल रहा होगा कि अगर आप 7 स्टार होटल में ठहरी हो तो किसने ठहराया है, पैसे किसने दिए हैं, तो आप अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल रही हो, क्योंकि आपकी खुद की तो इतनी कमाई है नहीं कि आप 7 स्टार होटल में जाकर रह सकती हो। तो मेरा सभी लड़कियों को यही मशवरा है कि थोड़ा दिमाग यूज कर लिया करो, थोड़ा सोच समझ लिया करो, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी दिखाने से पहले। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 जल्दी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है और जो फिल्म का गाना है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। इस फिल्म का जो टीजर आया है उसी से पता चल गया है कि भाई ये एक लव स्टोरी है। तो अगर आपके पास लव स्टोरी है और इसके बाद भी आप बढ़िया म्यूजिक नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। जब बागी 4 एक लव स्टोरी है तो उसका जो पहला गाना है वो ऐसा होना चाहिए था जैसे कि सैयारा, बहुत ही कमाल का रोमांटिक गाना होना चाहिए था। लेकिन जो गाना रिलीज किया गया है वो इतना बढ़िया गाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाना खराब है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा गाना है उससे कहीं अच्छा बेहतर गाना हो सकता था। हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है सलमा, जब वो एक इंटरव्यू दे रही थी तो एंकर ने उससे पूछा कि हमने सुना है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप ने आपको डेट पे इनवाइट किया था, डेट पे बुलाया था, आपको डेट करने की कोशिश की थी। तो सलमा ने कहा कि हाँ ये सच है। एंकर ने कहा कि यार मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप भी किसी लड़की को डेट पे बुला सकता है, कैसे बुलाया था आपको? तो फिर सलमा ने पूरी स्टोरी बताई और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे हमेशा ये कहता था कि तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही बेकार है, घटिया है, वो तेरे काबिल नहीं है, तू बहुत सुंदर है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। यानी कि एक तरह से सलमा ने डोनाल्ड ट्रंप का खूब मजाक बनाया। आप भी सुन लीजिए। Is it true that Donald Trump asked you on a date? Yeah. I would just like to know how he asks someone on a date, because I can't picture Donald Trump asking. He didn't try to come and grab me for sure, like he. गोलगप्पा निर्माता दिनेश विजन खूब सारी हॉरर फिल्में बना रहा है। उसकी वजह यह है कि स्त्री हिट रही थी, स्त्री 2 भी हिट रही थी, तो गोलगप्पे को यह यकीन हो चला है कि वो जब भी कोई हॉरर फिल्म बनाएगा वो फिल्म सुपरहिट ही रहेगी। तो गोलगप्पे निर्माता ने एक और भूतिया फिल्म बनाई है जिसका नाम है थामा। इस फिल्म में हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना, जिसमें हीरोइन बनने का एक भी गुण नहीं है।
जिसकी हाइट है एग्जैक्टली 3 फीट 5 इंच। इस फिल्म में खुद का ही मूत पीकर जिंदा रहने वाला परेश रावल भी है और बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ एक्टर नवाजुद्दीन भी इस फिल्म में काम कर रहा है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा डबल ढोलकी जो देता भी है और लेता भी है, मिठाई की बात कर रहा हूं। वो लड़का सबको मिठाई देता है और मिठाई लेता है। कुछ गलत मत सोचो आप, गंदा दिमाग, गंदी सोच आप लोगों की, ऐसा मत सोचा करो। वो देता भी है लेता भी है, इसीलिए उसको डबल ढोलकी कहा जाता है, तो वो इस फिल्म का हीरो है। बताओ, डबल ढोलकियों के साथ भी फिल्में बन रही है भाई, क्या ही बता दें। फिल्म का टीजर शुरू होता है, जंगल दिखाया जाता है, फिर अचानक से रश्मिका को दिखाया जाता है और फिर अचानक से डबल ढोलकी आयुष्मान को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, घूर रहे हैं और अब अचानक से भूतिया एक्टिविटीज चालू होती है। एकदम आग है, अंधेरा है, कोई कूद रहा है, उछल रहा है, जो भूतिया फिल्मों में हुआ करता है। सारी भूतिया फिल्में एक ही जैसी होती है, सब में यही होता है, अलग कुछ भी नहीं होता। अब मंदिर में एक मूर्ति है, त्रिशूल है, लोग चिल्ला रहे हैं, आग जल रही है, एक औरत आती है, उसका डरावना चेहरा। यार, लोग ये भूतिया फिल्में कैसे देखते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल परे की बात है। भाई सारी भूतिया फिल्मों की कहानी जब एक ही होती है तो उसमें अलग क्या दिखाई देता है आप लोगों को? आप क्यों देखने जाते हो यार, बताओ तो सही। पूरी फिल्म अंधेरे में है, जो कुछ भी हो रहा है अंधेरे में ही हो रहा है, देखने वालों को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। देखने वालों ने बस बैठ के देखते रहना है कि एक तरफ डबल ढोलकी चिल्ला रहा है तो दूसरी तरफ रश्मिका चिल्ला रही है तो तीसरी तरफ एक और भूत चिल्ला रहा है। ये चिल्लम चिल्ली है। अब अचानक से एक शेर जैसे जानवर की एंट्री होती है, वो डबल ढोलकी को पकड़ के उठा के पटक रहा है और भाई लड़की भाग रही है। अब एक बहुत बड़ा गाना भी हो रहा है क्योंकि आइटम सॉन्ग तो होना ही है। जब स्त्री 2 में आइटम सॉन्ग हिट रहा है तो जाहिर सी बात है गोलगप्पे की हर भूतिया फिल्म में आइटम सॉन्ग होना ही होना है। अब गाड़ियां पलट रही है, पंछी लड़ रहे हैं, जानवर लड़ रहे हैं, मतलब क्या नहीं हो सकता भूतिया फिल्म में, वो सब हो रहा है। और अब अचानक रश्मिका आती है, डबल ढोलकी को आते ही किस कर लेती है। जब डबल ढोलकी को यह कहानी सुनाई गई होगी और उसको बताया गया होगा कि बेटा रश्मिका तुझे किस करेगी, डबल ढोलकी ने फौरन ही हां कर दी होगी कि भाई मैं ये फिल्म कर रहा हूं, मुझे कहानी नहीं सुननी है, रश्मिका मुझे किस करेगी, बात ही खत्म हो गई। मेरे जैसे लुक्खे को, मेरे जैसे चूतिया को रश्मिका किस करेगी तो और मुझे क्या चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, बात ही खत्म। जैसे कि मैंने बताया कि ये डबल ढोलकी है, लेता भी है देता भी है, लेकिन भाई साहब ये इतना बड़ा ठरकी है, जो डायरेक्टर्स है ना इसकी फिल्मों के, उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है, भाई 2 किस सीन डाल देना, भाई 1 किस सीन डाल देना, भाई 3 किस सीन डाल देना, भाई प्लीज, भाई प्लीज, भाई मेरे से एक्स्ट्रा काम करवा लेना, भाई मैं आपकी दूसरी फिल्म भी करूंगा, लेकिन भाई किस सीन डाल दे। इतना बड़ा ठरकी आदमी है जिसका नाम डबल ढोलकी है। भाई साहब बहुत दिनों से यह बहस चली आ रही है कि शाहरुख खान के बेटे को डायरेक्टर बनना चाहिए या एक्टर बनना चाहिए। शाहरुख खान ऑन रिकॉर्ड यह कह चुका है कि उसके बेटे को एक्टर नहीं बनना है, उसके बेटे को डायरेक्टर बनना है। और अब फाइनली दुनिया को पता चल गया है कि आर्यन एक डायरेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसने एक वेब सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए और उसका टीजर रिलीज किया है। जो इस टीजर में कहानी का नरेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि आर्यन एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। आर्यन को पता है कि उसने क्या लिखा है, वो क्या दिखाने जा रहा है और उसको उस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करना है। लेकिन जो कमाल की बात है वो ये है कि इस टीजर में आर्यन खुद भी आया एज एन एक्टर। हालांकि वो सिर्फ अपनी कहानी का नरेशन दे रहा है, अपने टीजर को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसका लुक दुनिया के सामने आ गया है एज एन एक्टर। जो आर्यन ने डायलॉग्स बोले हैं वो कमाल के बोले हैं, एकदम जबरदस्त स्टाइल में बोले हैं। भाई साहब सुनकर मजा आ गया, एक एक अल्फाज बिल्कुल क्लियर। जो आर्यन का ऑरा है, एक्टिंग है, वो भी कमाल है। कहने का मतलब यह है कि इस छोटे से टीजर में जिसने भी आर्यन को देखा उसके मुंह से यही निकला कि आर्यन आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। आर्यन को डायरेक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए। आर्यन का लुक भी कमाल है, पर्सनालिटी भी कमाल है, डायलॉग डिलीवरी भी कमाल है और एक्टिंग भी कमाल की है। आर्यन ने छोटे से टीजर में बहुत ही थोड़ी सी एक्टिंग की है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ आर्यन पे गया है। इस टीजर में कौन हीरो है कौन हीरोइन है इससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को लेना देना है तो सिर्फ इस बात से कि आर्यन ने कैसा डायरेक्शन किया है, अपनी कहानी को कैसे प्रेजेंट किया है और आर्यन ने खुद ने कैसी एक्टिंग की है। आर्यन ने इस वेब सीरीज का नाम भी बहुत कमाल का रखा है,
बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। आर्यन पैदाइश इंडस्ट्री में हुआ है, इंडस्ट्री को देखते हुए ही बड़ा हुआ है, तो उसको इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। तो जाहिर सी बात है उसने जो नाम रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट रखा है। बहुत सही नाम रखा भाई साहब। आप जो कह रहे हो बॉलीवुड वालों के बारे में 100% सच है, गारंटी के साथ भाई साहब। तो ये टीजर देखने के बाद ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही कमाल की होने वाली है। लेकिन ये भी क्लियर हो गया कि आने वाले वक्त का आर्यन बहुत बड़ा सुपरस्टार है। आर्यन को फौरन ही एक्टर बनना चाहिए और शाहरुख खान को एक बहुत बड़ी फिल्म में आर्यन को लॉन्च करना चाहिए। एसआर के भाई सुन लो यार, मेरी बात मान लो, मैं सबके बारे में ये बात नहीं कहता भाई साहब। अगर आर्यन वाकई सुपरस्टार है आने वाले वक्त का, तभी मैं कह रहा हूं, तो भाई साहब फिल्म बना दो, बात मान लो मेरी। ये तो बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता का डिवोर्स हो गया है, दोनों अलग रह रहे हैं। लेकिन अब सुनीता ने ऑन कैमरा खुद ही ये बात कंफर्म कर दी है। सुनीता ने कह दिया है कि हम दोनों अलग हो गए हैं, हम दोनों अलग रह रहे हैं। अब गोविंदा अपनी जिंदगी देखे, मैं अपनी जिंदगी देख रही हूं। लेकिन सुनीता ने यह भी क्लियर कर दिया कि उनके दोनों बच्चे उनके साथ रहते हैं, गोविंदा अलग रहता है। गोविंदा अपनी मस्ती में मस्त रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता सुनीता को और उसके बच्चों को। वार 2 के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म के एंड में कोई भी नहीं मरता, ना ऋतिक मरता, ना जूनियर एनटीआर मरता। दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों सुपारी किलर बन जाते हैं और दोनों की जिंदगी ठाठ से चलने लगती है। और ये इस फिल्म का एंड नहीं हो सकता। जूनियर एनटीआर जो फिल्म में एक विलन दिखाया गया है, जो देश के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर रहा है, उसको जिंदा कैसे छोड़ा जा सकता है? अब सच सामने आया है। जो इस फिल्म की ओरिजिनल कहानी थी वो यही थी कि क्लाइमैक्स में लिंगू एनटीआर मर जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लिंगू का मतलब क्या है। आपको पता ही है, हथियार होता है, एक बड़ा हथियार होता है, एक छोटा सा हथियार होता है। तो जो छोटा हथियार होता है उसको लिंगू कहा जाता है। अब तो कह दिया, जो नाम रख दिया, बात खत्म। तो लिंगू भाई ने फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा से बताया कि देखो भाई, अगर आप मुझे क्लाइमैक्स में मार दोगे तो तेलुगु में ये फिल्म एक शो भी नहीं चलेगी। जो तेलुगु में मेरे फैन हैं वो उस फिल्म को कभी भी देखना नहीं चाहेंगे जिसमें मैं मर जाऊंगा। मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तो अगर आपको इस फिल्म को हिट करना है तो आप मुझे मारो नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दो। यही वजह है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज किया गया, लिंगू को जिंदा रखा गया और दिखाया गया कि भाई फिल्म के एंड में ऋतिक और लिंगू दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों सुपारी किलर बन जाते हैं। हालांकि फिल्म इतनी खराब है कि अगर लिंगू मर भी जाता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता फिल्म को, फिल्म तो डिजास्टर तब भी होती। वैसे तो मैं अपने वीडियो में पुरानी बातें नहीं बताता, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। एसएलबी ने एक फिल्म बनाई थी बाजीराव मस्तानी। उस फिल्म में था रणवीर सिंह, दीपिका और पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा। लेकिन जब एसएलबी उस फिल्म की कास्टिंग कर रहा था तो उस वक्त ये दोनों लड़कियां फिल्म में नहीं थी। एक्चुअली एसएलबी करीना कपूर को लेना चाहता था दीपिका के रोल में। लेकिन जब करीना एसएलबी से मिलने गई और वहां रणवीर सिंह से मिली तो रणवीर सिंह से मिलने के बाद करीना ने इस फिल्म को छोड़ दिया। एसएलबी से कहा कि यार ये आदमी तो इतना गंदा दिखता है, बिल्कुल हीरो कहीं से भी नजर नहीं आता, मुझे इसके साथ फिल्म नहीं करनी, मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। उसके बाद एसएलबी ने कैटरीना को बुलाया दीपिका के रोल के लिए, क्योंकि एक्चुअली एक्ट्रेस को फिल्म में ऐसे दिखाया जाना था कि वो इतनी गोरी है कि जब पानी पीती है तो उसके गले में दिखता है। लेकिन कैट ने एसएलबी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे किस तरह से इस फिल्म में आप प्रेजेंट करोगे, जो गाना होगा उसको किस तरह से शूट किया जाएगा, मुझे आप कैसा दिखाओगे। कैट की यह बात सुनते ही एसएलबी केबिन से उठकर दूसरे केबिन में जाकर बैठ गया और अपने स्टाफ से कहा कि इस लड़की को बोलिए फौरन ही मेरे ऑफिस से चली जाए, मुझे इसके साथ काम नहीं करना। मतलब आप हद देखिए कि एक लड़की एसएलवी से पूछ रही है कि आप मुझे कैसे प्रेजेंट करोगे, आप मुझे कैसे दिखाओगे। अरे यार वो एसएलवी है, आप उससे ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो भाई, थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ा तो खौफ खाओ यार। कैटरीना हद हो गई भाई। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आया है कि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और दिल्ली से कहीं दूर पिंजरे में उन कुत्तों को रखा जाए,
तब से हंगामा मचा हुआ है। बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बिल्कुल ही गलत है। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि बॉलीवुड वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको कुत्तों से कोई डर तो है नहीं। अब 24 आवर में 48 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका ने भी एक वीडियो रिलीज किया है। उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं, ये कुत्तों के बीच में बैठी हुई है और उस वीडियो के साथ इसने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है, ये जानवर है, इन पर ऐसा जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग यकीन कीजिए, मैं ऊपर वाले से रो रो कर दुआ करता हूं कि एक कुत्ता इस लड़की को काट ले। अगर इस लड़की को एक कुत्ते ने काटा तो भाई साहब मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बस ऊपर वाले से जिंदगी में मैं एक ही चीज मांग रहा हूं कि एक कुत्ता इसको काट ले क्योंकि इसको काटेगा तो इसको समझ में आएगा कि कुत्ता होता क्या है। यह बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में ना ही तो कोई किसी का दोस्त है, ना ही कोई किसी का दुश्मन है। यहां दोस्ती दुश्मनी बदलती है हर फ्राइडे को। यहां किसी भी फिल्म के चलने और ना चलने से दोस्ती और दुश्मनी होती है। यहां कोई किसी का कुछ नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि वार 2 बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है और वार 2 में है ऋतिक टकला और लिंगू एनटीआर। फिल्म के रिलीज होने से पहले ये दोनों ही ट्वीट कर रहे थे, एक दूसरे को टैग करके एक दूसरे को सरसर बोल रहे थे, यानी कि इन दोनों की बहुत ही जबरदस्त दोस्ती थी। लेकिन फिल्म के डिजास्टर होते ही वो दोस्ती खत्म हो गई। अब टकले ऋतिक ने लिंगू एनटीआर को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है। अब टकले ऋतिक को उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई है। सब जानते हैं कि भाई जिंदगी में दोबारा तो ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे नहीं, ऐसी कोई फिल्म तो बनेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है ऋतिक को अब एनटीआर के साथ कोई भी मतलब नहीं रखना, कोई भी दोस्ती नहीं रखनी। बिल्कुल ठीक किया ऋतिक भाई सही किया दोस्त। और ऐसे आदमी से आपको क्यों दोस्ती रखनी थी यार। वो लिंगू तो इतना बड़ा लुक्खा है कि उसको तो हिंदी बेल्ट में वैसे ही कोई नहीं देखता भाई साहब। आपने उसके साथ फिल्म की ही क्यों, गलती तो आपकी ये है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी दोस्ती खत्म कर दी, बढ़िया किया। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।